हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारी पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके पेपर 1 का है, चैप्टर नंबर 3 उसके बारे में हमने पहली वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपका पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप चेक करके देख सकते हैं। आज हम उसका ही सेकंड लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहले में हमने जाना था कि राज्य क्या है, राज्य के बारे में प्राचीन विद्वानों ने क्या कहा, जो आधुनिक विद्वान है उन्होंने राज्य के बारे में कैसे उन्होंने डिफाइन किया, राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या थे, इन सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के पहले सिद्धांत के बारे में, और उसमें एक सिद्धांत को हम लेकर के उसको पूरा डिफाइन करने वाले हैं कि कैसे कैसे उस सिद्धांत के बारे में क्या चीज कहा गया है। तो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के एक ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखो, पहले हमने जो है राज्य का अर्थ, उसकी विशेषताएं, मतलब उसका क्या परिभाषा है, उसकी आवश्यक तत्व, इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आज हम उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला टॉपिक लेकर के आए हैं, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का बेसिकली मतलब क्या है कि जो हमारा राज्य है ये कोई निर्मित चीज नहीं है या अचानक से उत्पन्न हुई या कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। ये अपने आप में क्या है, एक विकसित जो है प्रॉपर एक तरह से विकसित जो है राजनीति है। यानी कि राजनीति जो है वो क्या है, एक विकसित परंपरा है। यानी कि धीरे धीरे इसका विकास होता गया, इसका निर्माण नहीं हुआ है। कहते हैं राजनीति का क्या हुआ है, विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। विकास और निर्माण में समझ पा रहे हैं फर्क। जैसे कि हमारे संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक विकसित संविधान होता है, एक निर्मित संविधान होता है। विकसित संविधान वो संविधान जो धीरे धीरे समाज के अनुसार बढ़ता गया है, जो चीज उसमें रिक्वायर्ड थी उसके अनुसार एक संविधान का निर्माण हो गया, वो कहलाएगा विकसित। और दूसरा टाइप हो गया निर्मित, जिसको लिखा जाए, जो निर्मित किया जाए, जो बनाया जाए मनुष्यों के द्वारा एक जगह पर बैठ करके, वो कहलाएगा आपका निर्मित संविधान। फॉर एग्जाम्पल, जो विकसित संविधान है आप इंग्लैंड का संविधान ले सकते हैं, निर्मित संविधान में आप इंडिया का संविधान ले सकते हैं, यूएस का संविधान ले सकते हैं। तो इसी तरह से कहा गया कि राज्य जो है ना, इसका निर्माण नहीं होता है, ये विकसित होता है धीरे धीरे समाज के द्वारा। समाज में लोगों में इस तरह से चीजें बनती गई कि इसका विकास होना आवश्यक हो गया और धीरे धीरे इसका विकास हुआ। एंड राज्य के विकास के बारे में बात करते हुए, राज्य के विकास अगर हो रहा है, कोई भी राज्य विकसित हो रहा है, मतलब राज्य जो है विकास की एक जर्नी से गुजर रहा है, तो उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व होंगे ना, किस वजह से ये राज्य सामने आया। तो देखो, सबसे पहले बेसिकली अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया राज्य का, जो कि एक विकसित संविधान के बारे में, जो मतलब विकसित जो परंपरा है कि ऐतिहासिक और विकास के बारे में। तो इस हिसाब से बताया गया है कि जब मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा, मतलब पहले क्या होता था, मनुष्य घुमक्कड़ प्रजातियों की तरह रहता था, एक जगह पर गया, वहां पर जब तक खाने पीने के सामान है वहां पर रहा, फिर वहां से छोड़ करके दूसरी जगह पर चला गया, तीसरी जगह, मतलब इस तरह से मनुष्य क्या कर रहा था, भटक रहा था। अलग अलग जनजातियां अलग अलग जगहों पर भटक रही थी। लेकिन जब कृषि और व्यवसाय जैसी चीजें आ गई, जब लोग एक स्थान पर कृषि करने लगे और एक जगह पर एक निश्चित भूभाग पर टिकने लगे, तो यहां से उनमें एक स्वामित्व वाली भावना आ गई कि ये चीज मेरी है, ये खेत, हम इस खेत पर काम कर रहे हैं या इस खेत पर किसानी कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो ये मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है। इस तरह का जब एक कॉन्सेप्ट आने लगा कि ये चीज मेरा है और उस चीज को लेकर के टिके रहना, स्टिक होने की जब भावना आ गई, तो उसको लेकर के एक डर भी आ गया कि कोई और इस चीज को ना ले ले। या कई बार इसको लेकर के एक क्लेश भी उत्पन्न हो जाता था कि हमने एक जगह पर जो है अच्छा जगह है, वो वहां पर कृषि अच्छी तरीके से हो रही है, वहां पर खाने पीने के सामान अच्छे से मिल रहे हैं, वहां पर पानी की पूरी व्यवस्था है, तो हमने वो जगह रखा हुआ है, मतलब वो हमारा जगह है। एंड कोई और आकर के वहां पर रहने लगे कि नहीं, ये मेरा भी है, या ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है। तो इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, यहां से धीरे धीरे लोगों के मन में ये आने लगा विचार कि एक राज्य होना चाहिए, कुछ ऐसा रूल होना चाहिए कि हाँ ये मेरा है और ये किसी और का दूसरा चीज है, जो वो उसका है, ये मेरा है, मतलब एक एक चीज डिफाइन हो सके। तो इससे काफी आसानी हो जाएगी एक जगह पर टिकने में, एक जगह पर रहने में। और धीरे धीरे जो पहले शुरुआत में एक चेष्टा थी और धीरे धीरे ये राजनीति का रूप लेने लगी और यहां से एक राज्य का कॉन्सेप्ट आया। एंड कई बार एक जगह को लेकर के झगड़े हुए, एक दूसरे, एक कबीला एक जगह पर मान लिया इष्टक, पहले कबीलों के रूप में रहते थे लोग। अगर आपने नहीं देखा तो आप किसी मूवी वेब सीरीज में देख सकते हैं पुरानी जगहों के बारे में कि कैसे रहते थे, कबीले के रूप में रहा करते थे। अब कभी एक कबीला अगर एक जगह पर है और दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो भी उस कबीले के पास रहना चाहता है, जब मान लिया उसी कबीले पर वो एक किला है, मान लिया किसी ने बनाया है, अब उस किले पर वो आक्रमण करके उसको जीतना चाहता है, तो वो क्या करेगा, युद्ध करेगा। एक नेता के नेतृत्व में युद्ध किया जाएगा और जो वो नेता होगा अगर विजयी प्राप्त होता है तो उसी नेता को राजा बना दिया जाता है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट की एक थ्योरी बनी और धीरे धीरे ये क्या हुआ, विकसित होने लगा। एक राजनीतिक चेतना लोगों के अंदर आई और एक राजनीति आ गई, एक शासन आ गया, एक व्यवस्था आ गया। तो इसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, आई होप इसको आपने डिटेल में समझ लिया होगा थोड़ा सा कि मतलब क्या है राज्य का कॉन्सेप्ट, कहां से आया।
तो राज्य की उत्पत्ति के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, कुछ सहायक तत्व भी हैं जो कि राज्य की उत्पत्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला सहायक तत्व है मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मनुष्य की मूल सामाजिक प्रवृत्ति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाज को जो है राज्य की उत्पत्ति के लिए, राज्य के विकास के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना चाहता है, वो समाज में रहेगा तो उसको लेकर के कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति है, कई सारे लोगों में रह रहा है, हर किसी का अपना स्वभाव अलग होगा। अगर एक समाज में व्यक्ति रह रहा है, हर किसी का अपना माइंडसेट अलग होगा और उससे लड़ाई झगड़े भी होने की संभावना बढ़ सकती है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए जो है अरस्तु ने क्या कहा हुआ है जो है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति को लेकर के, कि यदि कोई मनुष्य ऐसा होना जो समाज में ना रह सकता हो या कहता हो कि मुझे केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो उसे मनुष्य स्वभाव का सदस्य मत समझो। कहने का अर्थ क्या है कि अरस्तु कहते हैं अगर कोई आदमी ऐसा है ना जो कहता है कि मैं अकेले रह सकता हूं, मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, मैं समाज में नहीं रहना चाहता हूं, मैं मेरे साधनों की आवश्यकता केवल मुझे है, किसी और का मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, उसे मनुष्य स्वभाव का समझो ही मत। ऐसा कह रहे हैं अरस्तु। या तो वो जंगली जानवर है, उसको पता ही नहीं है समाज क्या होता है, या फिर वो देवता है भैया। इस मतलब मनुष्य नहीं है, वो देवता है, वो अलग लेवल का व्यक्ति हो गया है। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है, समाज में रहेगा, एक दूसरे के प्रति जो है लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे को लेकर के उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और यहां से एक राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आता है कि एक तरह का हमारे थ्योरी है, एक तरह का हमारा माइंडसेट है, तो उससे अलग कोई अलग तरीके से काम करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो यहां पर अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए एक राज्य की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला चीज आता है आपका मनुष्य का स्वभाव, कि वो समाज में रहना चाहता है और समाज धीरे धीरे बढ़कर के क्या बनता है, एक राज्य का रूप धारण करता है। इसमें समाज को राज्य के विकास के लिए दूसरी आवश्यक तत्व है रक्त संबंध। रक्त संबंध जो है वो एक समाज या एक राज्य की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि राज्य आपको पता है राज्य क्या है, एक निश्चित भूभाग जिस पर कुछ लोग रहते हैं, उस पर किया गया शासन ही राज्य कहलाता है। अब राज्य कोई है तो उसके लिए समाज चाहिए, और समाज कैसे बनते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक रीजन है रक्त संबंध। क्योंकि जैसे एक रक्त के लोग रहते हैं, जैसे एक रक्त के संबंध कौन हो सकते हैं, एक परिवार हो सकता है, एक परिवार से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो क्या है, एक खून जा रहा है। मान ली हमारे ग्रैंडफादर हैं, वहां से हमारे फादर के कई सारे ब्रदर्स हैं, वो उनके बच्चे जो हैं वो सब क्या है, एक खून से कनेक्टेड हैं। तो रक्त संबंध अपने आप में एक सुदृढ़ता प्रदान करता है, जहां से एक समाज की स्थापना होती है। शुरुआत में माना जाता है कि सभी व्यक्ति एक ही व्यक्ति से स्टार्ट हुए थे, और वहीं से एक जो पार्ट बनते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ, विश्व में लोग फैलते चले गए। तो जो ये रक्त संबंध है कहीं ना कहीं एक कनेक्शन डेवलप करता है कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा अपना है, और वहां जो कनेक्शन होता है ना वो कमाल का होता है दोस्त। अगर आप 4 भाई हैं या 6 भाई, जितने भी आप भाई बहन हैं, आप में आपस में कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ना हो, चाहे आपको लगता हो कि मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरा भाई गलत है, मेरा भाई गलत कर रहा है, मेरी बहन गलत कर रही है, मतलब मेरे साथ मुझे ये भाव नहीं दे रहे, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन ने, कोई दूसरे के घर का या दूसरे गांव का, दूसरे जगह का किसी व्यक्ति ने आपके भाई या आपके बहन पर हाथ उठा दिया ना, तो आप सब कुछ भूल जाओगे कि आप दोनों के बीच में क्या है। आप उस सामने वाले को छोड़ोगे नहीं, आपका खून खौल उठेगा उसके प्रति। तो इस रक्त संबंध बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है एक समाज की स्थापना करने में। इसी पर अपना विचार रखते हुए रक्त संबंध पर मैकाइबर कहते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध क्या करता है, समाज बनाता है, और समाज ही जाकर के आगे बढ़कर के कालांतर में यह समाज ही राज्य का निर्माण कर देता है। यानी कि रक्त संबंध से क्या बनता है, एक समाज बनता है, और समाज में धीरे धीरे करके क्या बन जाता है, एक राज्य बन जाता है। एंड तीसरा जो इसका सहायक तत्व है वो है आपका रिलीजन, धर्म। धर्म भी समाज निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक समाज को निर्माण करने में, और एक समाज ही आपको पता है आगे चलकर के राज्य का निर्माण करती है। क्यों, देखो धर्म जो है ना वो कनेक्ट करता है। एक रिलीजन के लोग एक जगह पर रहना चाहते हैं, एक जगह पर रहना पसंद करते हैं, एक रिलीजन से कनेक्टेड लोगों में एक अपनेपन की भावना होती है, एक एकता की भावना आपको दिखाई देती है, तो वहां से एक समाज डेवलप होता है। हो सकता है आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन अगर आप एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक आइडियोलॉजी का फॉलो करते हैं ना, वो आइडियोलॉजी के लोग पूरी दुनिया में कहीं भी हो, आपका उनसे कनेक्शन अजीब होगा, उनसे आप कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे, उन पर आपका ट्रस्ट बेस्ड बिल्ड होगा। तो इस तरह से एक समाज की स्थापना होगी और यहां से एक राज्य बन सकता है। तो राज्य के निर्माण में धर्म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए विल्सन महोदय कहते हैं कि धर्म समाज रक्त का प्रतीक, एकता, पवित्रता, दायित्व की अभिव्यक्ति है। यानी कि मनुष्य में जो एकता हो गया, रक्त का प्रतीक हो गया, पवित्रता, दायित्व, ये सभी चीजों को एक साथ जोड़ दोगे ना तो धर्म इंडिकेट करता है कि ये धर्म के लोग रहते हैं, उनमें हर एक चीज को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अलग लेवल की चीजें हो रही होती हैं। अगला है चौथा जो इसको राज्य के विकास के लिए सहायक तत्व है, वो है शक्ति, पावर।
क्योंकि समाज के विकास के लिए ना पावर की बड़ी आवश्यकता रही है। मनुष्य ने हर समय पर समाज जो राज्य विकसित हुए हैं, राज्य बने, उसके लिए केवल शांति से राज्य नहीं बन गया, एक राजनीतिक विचारधारा डेवलप नहीं हो गई है, उसके लिए कहीं बहुत सारे फैक्टर्स पर युद्ध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कि मान लिया एक जगह पर कोई जाकर के एक नेता के अगुवाई में युद्ध कर रहा है और वो नेता उस जगह को जीत लेता है या उन लोगों पर जीत अर्जित कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेता ही राजा बन जाएगा और वहां पर एक राज्य का निर्माण हो जाएगा। इसी पर अपना विचार रखते हुए, शक्ति पर अपना विचार रखते हुए जैक्स कहते हैं कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं बल्कि यह परिवर्तन युद्ध के द्वारा हुआ। यानी कि मतलब कि क्या होता कि एक समाज था, एक समाज अच्छे तरीके से रह रहा था, लेकिन किसी के अंदर भावना आई, यार किस इन लोगों पर शासन करना चाहिए, मुझे एक रूल मुझे लगाना चाहिए, मैं पावरफुल हूं, एक रूल मुझे लगाना चाहिए कि सभी लोग मेरे एक रूल के अनुसार काम करेंगे। और ऐसे ही होता है अलग अलग समाजों पर, जो दूसरे लोग आकर के आक्रमण करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये भावना उठी कि मुझे तो शासन करना है सब पे, और वो जा रहे हैं एक ऐसे समाज को टारगेट कर रहे हैं जिस समाज के ऑलरेडी विकास हो चुका है, जिस समाज में बहुत सारे लोग हैं और उनका ऑलरेडी विकास हो चुका है, वो जाकर के उस पर आक्रमण कर रहे हैं। और अगर वो जीत जाते हैं तो वहां पर एक राजा बनता है, जो नेता होता है वो राजा बनेगा, और वहां से एक कॉन्सेप्ट थ्योरी आएगी जहां से राज्य का निर्माण होता है, एक राज्य एक शक्ति के रूप में सामने आता है। तो वही कह रहे हैं जैक्स महोदय कि जन समाज का राजनीतिक समाज में, एक लोगों का समाज था, उसको राजनीतिक समाज में शांतिपूर्ण उपायों ने नहीं बल्कि युद्ध के द्वारा ही इसका परिवर्तन हुआ है। एंड अगला जो राज्य के विकास के लिए आवश्यक तत्व है वो है आर्थिक गतिविधियां। राज्य के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आर्थिक गतिविधियों में यानी कि कह सकते हैं आप, इससे पहले वाले पॉइंट में मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो चीजें हमने पढ़ा था शक्ति वाला। तो शक्ति वाले में क्या होता है ना कि जैसे कि मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया, व्यवसाय करना स्टार्ट कर दिया। अब मनुष्य जो कृषि और व्यवसाय कर रहा है तो उससे उसको कुछ लाभ मिल रहा होगा, या कुछ क्षेत्रों पर उसने अपना कब्जा जमाया होगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी उनको लगता है कोई और आकर के अगर आक्रमण कर देगा हमारे ऊपर तो हमारी तो जमीनें चली जाएंगी या हमारे कृषि व्यापार खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए वो एक व्यक्ति को नेतृत्व का निर्माण करना चाहता है, या कोई समाज है जो इस तरह से अच्छे तरीके से अगर रन कर रहा है, कोई समाज अच्छे तरीके से एक सामाजिक व्यवहार में चल रहा है, लेकिन कोई और आकर के उन पर आक्रमण ना कर दे, उन पर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वो अपने में ही एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो पावरफुल हो, जो उनको दूसरे आने वाले लोगों से बचा सके। तो ये भी शक्ति का एक प्रतीक है और शक्ति के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है, ये भी एक फैक्टर है। एंड अगला जो मैंने आर्थिक कहा, तो आर्थिक गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। अपनी आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा के लिए लोग जो है राजनीतिक व्यवस्था का सहारा लेते हैं, राजा का सहारा लेते हैं, या एक स्टेट का सहारा लेते हैं, उसके पॉलिसीज का सहारा लेते हैं। इस पर अपना विचार रखते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति है। यानी कि राज्य क्या है, एक आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति है कि हाँ, अगर व्यक्ति को अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है, अपने लाइफ को सुदृढ़ बनाना है, अपने जो है ड्रीम्स को एक विजन देना है, तो ये क्या होगा, राज्य उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निभाएगा। आपने अभी अफगानिस्तान को देखा होगा, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। अब वहां के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि राज्य का जो एक सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब दूसरा राज्य का सिस्टम आ गया, तो वो पूरी तरह से हिल चुके हैं। जो लोग इंडिया में रहते हैं उनका हमारे तो भी फ्यूचर ही नहीं है। तालिबान ने हम पर आक्रमण कर दिया, मतलब हमारा पूरी तरह से कब्जा कर लिया, अब उनके ही रूल्स के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो आपकी आर्थिक स्थितियां हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है आपका राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना जो है राज्य के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि राजनीतिक चेतना का जब तक डेवलप नहीं हुआ ना कि ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट, हमारे समाज के लिए रूल बना सके, हमारे समाज की सिक्योरिटी दे सके, क्योंकि व्यक्ति सिक्योर रहना हमेशा से पसंद करता है। अभी भी आप देखोगे हर घर में ये चीज है, बहुत सारे घरों में मैक्सिमम में कि बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लो, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। क्यों? चाहे आप काम करोगे नहीं करोगे, लेकिन आपको सैलरी मिल जाएगी, आप अच्छे से जिंदगी जी पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहिए कि मुझे काम भी ना करना पड़े, लेकिन मेरी सैलरी आती रहे, मैं भूखा ना मरूं। तो सिक्योरिटी का जो रीजन था ना, ये हमेशा से सदियों से चला रहा, और ये मनुष्य की कहीं ना कहीं रगों में बैठ चुका है। एंड जो लोग रिस्क टेकर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग विचार में जी रहे होते हैं, या अलग लेवल पर उनके अंदर एक्शन हो रहा था, या कुछ चीजें वो अलग तरीके से सीख रहे होते हैं। तो वहां से उनके अंदर वो फैक्टर आता है जो कि शायद उनकी, जब उन्होंने वो रिस्क लिया होगा तो उनकी फैमिली ने भी उनका सपोर्ट नहीं किया होगा। जिस भी व्यक्ति की आप वो हिस्ट्री उठा करके देख सकते हो। तो इस पर अपना विचार रखते हुए गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, यानी कि राज्य निर्माण जो हो रहा है उसका जो है, अगर आप डीप में जाकर के देखोगे, उसकी तह में, सभी तत्वों के तह में जाकर के देखोगे, जिसमें चाहे आप रक्त संबंध की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, इनको भी आप सम्मिलित कर सकते हो। राजनीतिक चेतना है, यानी कि सबके तह में क्या है, राजनीतिक चेतना है, और यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
यानी कि व्यक्ति के माइंड में जब राजनीतिक चेतना की भावना है कि हाँ हमें भी राजनीति में जाना है, यानी कि हमें भी अपने आप को सिक्योर बनाना है, एक राज्य का निर्माण होना चाहिए, एक चेतना का डेवलप हुआ और वहीं से राज्य निर्माण होता गया, धीरे धीरे विकास होता गया और राज्य क्या है, धीरे धीरे विकास का ही परिणाम है। तो ऐतिहासिक और जो ये विकासवादी राज्य की धारणा है, एक व्यवस्था है, इन सिद्धांतों पर काम करती है और इसी तरह से कहा गया कि धीरे धीरे इस तरह से प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर बढ़ती गई, डेवलप होती गई और इन सभी चीजों की वजह से एक राज्य का निर्माण हुआ जिसका स्वरूप कई जगहों बार बदलता गया। अभी आप देखोगे, अभी लोकतांत्रिक स्वरूप में आप राज्य का जी रहे हो, इससे पहले आपने राजशाही राजतंत्र में जिया था, उससे पहले आपने जो है जमींदारी में जिया हुआ। तो मतलब अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट से बढ़ता हुआ राज्य का स्वरूप आज लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देशों की तरफ बढ़ रहा है, प्रजातांत्रिक राज्यों के स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो हमने आज पढ़ा ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा कि क्या है ये सिद्धांत एंड इसके आवश्यक तत्व क्या है और इसमें कैसे कैसे राज्य का विकास हुआ। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा कि किस बारे में बात किया जा रहा है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आया ना एक बार विजिट कर लेना। ऑलरेडी 1400 से भी ज्यादा 1400 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोडेड है इस चैनल पर बीए से रिलेटेड, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग ईयर्स के कवर किए गए हैं। तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। अगर आपको लग रहा है ना वैल्यूएबल है, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में यार, ताकि उनको भी आपकी वजह से हेल्प हो सके। आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प हो रही है ना, तो वो दुनिया का सबसे बेस्ट चीज है कि आपकी वजह से, आपके एक शेयर की वजह से किसी के मार्क्स अच्छे आ गए, आपके एक शेयर की वजह से किसी ने कुछ जिंदगी का एक पॉइंट सीख लिया। दैट्स एनफ यार, बहुत बड़ी चीज होती है। तो शेयर जरूर करना दोस्त। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।